गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम वाले में जो होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में वो हो गया? डाउट है कुछ उसमें? तो बताओ फिर क्या डाउट है, पहले वो कर लेते हैं। एक मिनट। फर्स्ट में क्या बोल रहे हो? म्यूट रखो भाई, कौन आ गया ये? मितेन म्यूट रखो। अच्छा, चेक करता हूँ मैं, एक मिनट। तीन पार्टिकल हैं, एक ओरिजिन पे रखा है, एक 2,0 पे रखा है, एक 0,2 पे रखा है। तो हमें ऑन द मास एट द ओरिजिन, जो ओरिजिन पे है उस पे फोर्स निकालना है। तीन पार्टिकल है, तीनों आइडेंटिकल हैं, 1 1 kg के, और ऐसे रखे हुए हैं। ये 2,0 है और ये 0,2 है। तो इस ओरिजिन वाले पे फोर्स निकालना है। तो इस पे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो एक फोर्स इधर लग रहा होगा, सेम वे में इधर को फोर्स लग रहा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो नेट बोल सकते हैं हम लोग कुछ एफ आई कैप प्लस एफ जे कैप। तो एफ को कॉमन करके हम लोग लिख सकते हैं आई कैप प्लस जे कैप, और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? G m1 m2/r²। ना आर मतलब ये 2 का स्क्वायर। तो G की वैल्यू डाल दी गई है। G की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 10⁻11। m की वैल्यू 1 है, r की वैल्यू 2 है, तो 4 हो जाएगा, और i प्लस जे। तो ये कुछ ये सब 10⁻11 से तो कम ही आना चाहिए। ये तो कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। अच्छा, G 6.67 है? पक्का G 6.67? ये कैसे बोल रहे हो? एक मिनट को चेक करने दो। G 6.67 ठीक है, होगा हाँ। तो अच्छा हाँ, तो फिर वो 1 वाला आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा, हाँ। ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बताओ।
सेकेंड में क्या बोला गया है? टू मेटेलिक बॉल्स ऑफ मास m आर सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज l, देखो ये बोला गया है कि दो मेटेलिक बॉल को ऐसे स्ट्रिंग से सस्पेंड किया गया है। तो सस्पेंड करने के बाद वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट होकर के कुछ ऐसे आ जाएंगे ना, पास आ जाएंगे। तो डायग्राम कैसा दिखेगा फिर? कुछ ऐसे हो रखा है और स्ट्रिंग की लेंथ l दी हुई है और डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज l। ये l कौन सा वाला डिस्टेंस है? बाद वाला, अट्रैक्शन के बाद वाला दिया है। तो ये एंगल हमें निकालना है। अच्छा, पहले का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। तो हमें बताना है कि उनका वर्टिकल से एंगल कितना होगा ना। मान लेंगे कि बाद में कुछ डिस्टेंस इनके बीच में आर रह गई है, तो अगर हम लोग इस पे फोर्सेस देखें तो नीचे को mg लग रहा होगा और इधर को t लग रहा होगा ना, और इधर को अट्रैक्शन, इसकी वजह से जो अट्रैक्शन आ रहा होगा वो f लग रहा होगा। तो अगर हम इनको रिजॉल्व करें तो t का इधर कंपोनेंट होगा क्या भाव है, क्या जरूरत नहीं है। r कंसीडर करने की। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? ये कहाँ लिखा है r इज वेरी वेरी लेस देन l? हाँ, अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है तो ये डिस्टेंस ठीक है, लगभग एल के बराबर आएगी, तो वो बाद में अप्रोक्सीमेशन करेंगे ना। शुरू से ही मत अप्रोक्सीमेशन करो, पहले सॉल्व करते हैं फिर लास्ट में देखेंगे, जब लगेगा कि कुछ कम पड़ रहा है, नई वैल्यूज हो पा रही है, तब अप्रोक्सीमेशन सोचेंगे। तो टी का ऊपर को कंपोनेंट आ जाएगा टी कॉस थीटा और इधर आ जाएगा टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस कर रहा है और टी साइन थीटा एफ को बैलेंस कर रहा है। और हमें चाहिए था एंगल, तो हम इनको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू एफ बाय एम जी। एफ की वैल्यू कितनी डाल देंगे, जी m1 m2 मतलब m स्क्वायर अपॉन में बीच की डिस्टेंस जो भी होगी वो।
तो अब जो इनके बीच में डिस्टेंस दी है वही यूज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि आर और एल लगभग सेम है, अपॉन में एम जी। तो ऐसे करके tan थीटा की वैल्यू आ जा रही है। ठीक है, समझ आ रहा है? एल इसमें मेरे हिसाब से ये बाद वाली डिस्टेंस दी हुई है। ये जब दो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में उस टाइम पे उनकी डिस्टेंस दी हुई है। जब उनको सस्पेंड किया गया तो वो ऐसे रुके होंगे, तो उस टाइम की ही डिस्टेंस दी है, तो उसके हिसाब से ये डिस्टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट बताओ। अबे तो एफ में कौन सा डिस्टेंस होगा? एफ में जो ये जब ऐसे इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है वही है ना, तो वही तो यूज किया है। फोर्स के बीच का एंगल? कौन कौन से फोर्स के बीच का एंगल? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 10th। में देखो बोला गया वेट ऑफ बॉडी ऑफ मास एम डिक्रीसेस बाय 1% व्हेन इट इज रेज्ड टू हाइट h। वेट 1% कम हुआ, इसका मतलब क्या कम हुआ? जी 1% कम हुआ है ना, क्योंकि वेट में क्या होता है, एम इंटू जी ना। मास तो चेंज होता नहीं है, जी चेंज होता है। तो ऊपर जाने पे 1% से जी चेंज हो गया। हमें पता है ऊपर जाने पे जी डैश की वैल्यू क्या होगी? जी 1 - 2h/r। तो इससे अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? जी डैश माइनस जी ओवर जी इंटू 100 ना। इसकी वैल्यू हमें दी है 1%। जी डैश की वैल्यू डाल देंगे ना, जी इधर कर दिया है, तो आ जाएगा 1 - 2h/r इक्वल टू 1/100। तो इससे h की वैल्यू आ जा रही है आर्यन। एक सेकंड रुक जा भाई। तो इससे देखो आ जा रही है ये 99/100 इंटू r/2। तो ये देख लो, ये जो हाइट की वैल्यू आएगी ये लगभग कितनी है?
अबे ध्रुविल, तुम पवार सर के पास जाओ एक बार बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास के लिए। परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? कोई चीज की वैल्यू पहले एक्स जी थी, बाद में वो जी डैश हो गई, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज है। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ऐसे निकालते हैं कहीं पे भी परसेंटेज चेंज। ये बात समझ आ रही है सबको, परसेंटेज चेंज? अब देखो यहां से अगर हमने एच की वैल्यू निकाली तो ये एच कम है या ज्यादा है? अबे कम नहीं है भाई, ये तो लगभग 1 के करीब आ गया। तो हाइट कितनी आ रही है? R/2। हाइट जो है रेडियस के आधी के बराबर आ रही है। तो रेडियस अगर 6300 किलोमीटर है तो समझो ये 3200 किलोमीटर के करीब आ गई हाइट। तो ये तो बहुत ज्यादा हाइट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? कैलकुलेशन सब सही किया है ना? तो इसका मतलब ये जब ज्यादा हाइट है तो वहां पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन वाला वहां फॉर्मूला लगेगा। ना नहीं लगा सकते ना, क्योंकि ये बहुत कम हाइट के लिए था। तो अब फिर हमें जनरल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एच हाइट पे जनरल के लिए क्या फॉर्मूला था? G/1 + h/r का स्क्वायर। ना ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड था। तो ये वाला फॉर्मूला जब हम परसेंटेज चेंज में रखेंगे, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला तो हमेशा ही सेम ही रहेगा ना। तो क्या आ जाएगा? G/1 + h/r का स्क्वायर माइनस G/G इक्वल टू 1/100 ना, 100 को इधर कर दिया है। अच्छा अच्छा, हाँ एक सेकेंड, यहाँ पे माइनस जी भी आएगा। माइनस जी आएगा तो जी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे हाँ फिर तो सही आ रहा है, फिर तो सही है ये। फिर तो क्या हो जाएगा? R/50। R/50 भी वैसे बड़ी वैल्यू ही हो जा रही है। एक बार ये सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है ना, पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पे जब हमने g की वैल्यू रखी 1 - 2h/r, फिर ये g लिखना रह गया था ना, ये g अपॉन में g, और ये 100 को इधर कर दिया। तो अब g को कॉमन कर देते हैं तो वो कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 - 2h/r -1 इक्वल टू 1/100। तो 1 1 कट गया, यहाँ पे आया -2h/r इक्वल टू, ये देखो डिक्रीज हुआ था ना, डिक्रीज हुआ तो हमें ये 1% डिक्रीज हुआ, इसलिए माइनस में रखना चाहिए यहाँ पर। समझ लो ना, डिक्रीज हुआ है जब, तो परसेंटेज चेंज हमें पता है ये कम है ये ज्यादा है, तो ये जो चेंज आया है ये निगेटिव में आया है ना। तो इससे h की वैल्यू आ जा रही है R/200। सही क्या किया ना सब कुछ? ना R/200, ये तो छोटी वैल्यू है ना। ना ये छोटी वैल्यू है।
तो अब हमें पूछा जा रहा है कि अगर हम इतनी डेप्थ में नीचे चले जाएं तो कितने का परसेंटेज चेंज आएगा। जब इतनी डेप्थ में नीचे चले जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, जी डैश की वैल्यू क्या लगाएंगे, जी वन माइनस एच बाई आर ना, ये हमारा नीचे जाने पे लगाना है। तो अब परसेंटेज चेंज क्या होगा, जी डैश माइनस जी ओवर जी इंटू 100 लगाएंगे। तो यहाँ जब रखेंगे जी कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 - h/r इंटू 100 ना। अब h की वैल्यू डाल दो यहाँ पर ना, यहाँ पे h/r की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, h/r हमारा हो जाएगा 1/200। यहाँ पे फिर ये लिखना रह गया, ये वाला जी लिखना रह गया ना, बार बार ये मिस्टेक हो रही है यार। आज मैं भी लग रहा हूँ सोया नहीं हूँ सही से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी कॉमन हो जाएगा 1 - h/r -1 इंटू 100 ना। तो यहाँ पे आ जाएगा -h/r इंटू 100। h/r की वैल्यू डाल देंगे। हाँ आज मैं ही मचा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -1/2 मतलब 0.5%। माइनस बता रहा है कि डिक्रीज हुआ है ना। ना माइनस बता रहा है कि हाँ, एक्चुअल में आप देखा जाए तो इसको हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। हाँ, ऊपर जाने पे परसेंटेज चेंज देख लो कितना आ रहा है, 2 h/r का परसेंटेज चेंज आ रहा है इंटू 100, और नीचे जाने पे h/r का आएगा। तो आप सीधे भी बोल सकते हो नीचे जाने पे आधा परसेंटेज चेंज आता है, ऊपर जाने पे परसेंटेज चेंज कितना है यार, 2 h/r इंटू 100। हाँ, ऐसे क्वेश्चन में पहले आपको ऐसे, पहले तो देखो अप्रोक्सीमेशन में कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, तो पहले हम उससे ही लगाएंगे और एच निकालेंगे। अगर एच कम आया मतलब अपना फॉर्मूला सही है, अगर ज्यादा आता तो हम वापस से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट 11th का आंसर आया है क्या। अच्छा, चेक करते हैं। 11th में बोला गया है कि एक प्लेनेट लेना है जो अर्थ के डेंसिटी के इक्वल है, जो वहां पे डेंसिटी लेकिन अर्थ के साइज का 3 टाइम्स है। तो उसके सरफेस पे जी की वैल्यू क्या होगी, साइज 3 टाइम है, इसका क्या मतलब हुआ, उसका रेडियस 3 टाइम लेना है। अब देखो डेंसिटी दोनों जगह सेम है ना,
वॉल्यूम 3 टाइम, या ज्यादा आइडियल तो वॉल्यूम ही लग रहा है। कोई भी चीज का साइज, मतलब कोई भी ये है साइज, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो रेडियस नहीं, हम तो वॉल्यूम भी सोचेंगे ना कि उससे कितना बड़ा वॉल्यूम है, तो उस हिसाब से वॉल्यूम ही होना चाहिए। तो पहले वॉल्यूम लेके ही करते हैं ना, अगर ऑप्शन मैच करेगा तो उस हिसाब से जाएंगे फिर। ये थोड़ा सा वेग क्वेश्चन हुआ, ऐसे बोलते नहीं है वैसे, क्लियरली बताया जाता है क्या बड़ा है। बट नॉर्मली आइडियली हम जब बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट उससे बड़ा है तो उसका साइज मतलब वॉल्यूम से ही रिलेट करेंगे। देखते हैं फिर क्या है। अब देखो, अगर हम इसका मास निकालें तो रो इंटू वी होगा, और इसका मास निकालोगे तो क्या आएगा, रो इंटू 3v होगा। मतलब यहाँ पे मास क्या है, 3 टाइम हो गया है ना। मास 3 टाइम हो गया है। अब इसके प्लैनेट के अगर आप, और इसका रेडियस देखोगे तो रेडियस कितना है, अगर वॉल्यूम 3 टाइम हुआ है तो रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे वो वॉल्यूम बराबर है 4/3 पाई r क्यूब, रेडियस आर है। फिर इधर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 3v हो गया, 4/3 पाई r डैश का क्यूब ना। तो इससे क्या आ जाएगा, अगर हम ये वाले v की वैल्यू यहाँ डाल दें उधर से, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब इंटू 3 = 4/3 पाई। पेन का पॉइंटर इधर उधर भागने लग गया ना, ऐसे हो जाएगा। तो 4/3 पाई दोनों साइड से कट गया, r डैश की वैल्यू आ जाएगी 3 के पावर 1/3 इंटू r। तो अब हम लोग जी वाले फॉर्मूले में डालते हैं। सरफेस पे जी का फॉर्मूला क्या होगा, Gm/r²। अर्थ सरफेस पर जी का फॉर्मूला क्या होगा, Gm/r²। और नए वाले प्लेनेट के सरफेस पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां क्या लिखेंगे, ये हमने अर्थ के सरफेस पे निकाला, प्लेनेट के सरफेस पे निकालेंगे तो प्लेनेट का मास वो कितना है 3m, और प्लेनेट का रेडियस वो कितना है 3 के पावर 1/3 r का स्क्वायर। नो, प्लेनेट के लिए प्लेनेट के सरफेस का मास अपॉन में उसके रेडियस का स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा, और नीचे पावर में 3 के पावर 2/3, और इधर आ जाएगा Gm/r²। तो ये हो जा रहा है 3 के पावर 1/3 इंटू जी, नए वाले प्लेनेट पे जी की वैल्यू, मतलब वही जो जिसको जी डैश बोला था इधर। अब इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो साइज मतलब 3r लेके किया है क्या। हाँ तो बट लेकिन ये क्लियरली बताना चाहिए कि साइज मतलब क्या बड़ा है, क्योंकि थोड़ा सा वेग हो रहा है ये। तो बाकी कर लोगे ना, करना क्या है वो समझ आ गया ना। जब रेडियस 3 टाइम हो जाएगा तो मास निकाल लो कितने टाइम हुआ है, फिर वही लगा दो, दोनों में Gm/r² फॉर्मूला लगाना है, दोनों के मास देख लो, दोनों के रेडियस देख लो, रिलेट कर दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे। 12th देखो, 12th में देखो क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेट 10 न्यूटन एट नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ
इन ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आ गया ना, सैटेलाइट अभी नहीं पढ़ाया है, सैटेलाइट अभी छोड़ दो आप। ये प्लैनेट्स और सैटेलाइट आगे हम लोग देखेंगे, वो सैटेलाइट हाँ, तो उसमें देखेंगे बाद में। आयुष जाने दे भाई, जब पढ़ाया नहीं है तो अभी क्यों डिस्कस करना, आगे पढ़ाना है वो। थ्री आर लेके थ्री जी आया, और आंसर क्या दिया है, 11th का क्या दिया है आंसर, वही है, ठीक है, मतलब थ्री आर लेके कर लो। ठीक है, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट हम लोग 15th कर रहे थे ना। 15th में भी सैटेलाइट आ गया, सैटेलाइट अभी नहीं पड़ा हुआ है ना, इसमें भी हमें अभी रुकना पड़ेगा ना। करने को तो ट्राई कर सकते हैं, बट पढ़ने के बाद ही करेंगे ना, ये सब पे टिक लगा के रखोगी, ये करना है अभी ना। 10th वाली ये विश्वराज, ये फोटो ले लो ना इसका। फिर कौन सा बोल रहे थे, 18th। 13th। 13th में देखो बोला गया है, rotation of earth having radius r about its axis, its speeds up to a value such that man at the latitude angle 60 degree feels weightless। वेटलेस मतलब वहां पे जी जीरो हो गया है ना, अगर अर्थ अपना ओमेगा इंक्रीज कर दे, तो बोला गया है कि 60 डिग्री पे वेटलेसनेस आ रही है, अगर लैटिट्यूड मतलब इक्वेटर से एंगल लेना है ना, इसी को बोलेंगे ना लैटिट्यूड। तो यहाँ पे हमें पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, ये होता है, तो किस ओमेगा पर वो जीरो हो जाएगा, ये निकालना है। तो हमारा ये कितना आ जाएगा, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी डालोगे, ये 60 डिग्री है ना, 60 डालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू जी। तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4g/r। अब नया ओमेगा मिल गया, तो एक पूरा दिन मतलब क्या होता है, दिन का टाइम पीरियड मतलब क्या होता है, अपने एक्सिस पे जो घूमने में उसको टाइम लगता है, तो वो हम क्या कर देंगे, 2 पाई बाई ओमेगा कर देंगे ना। ड्यूरेशन ऑफ डे पूछा गया है, ओमेगा की वैल्यू डाल देंगे,
ना, तो ये 4 कट जाएगा, तो सी ऑप्शन आ जा रहा है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर है। हाँ, तो वो अंडर रूट लगा देंगे ना, अंडर रूट। अंडर रूट ही लगाए यहाँ नीचे। ठीक है आयु, समझ गया ना। नेक्स्ट बताओ। 18th में अमन वही करना है, आपको 2 बार फॉर्मूले लगाने हैं, GM/R² और कंपेयर करना है 18th में। हो जाएगा। प्लेनेट के सरफेस पे जी का फॉर्मूला लगाना है, GM/R² ना, और कंपेयर करना है दोनों को, तो कर लेना ये। ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर देंगे। फिर अब आगे स्टार्ट करते हैं ना। अब आज देखो, हम लोगों को स्टार्ट करना है अब नेक्स्ट टॉपिक, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। हो गया चवन। नेक्स्ट अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फील्ड। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, जैसे हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 मास हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये अट्रैक्ट एक दूसरे को कर रहे हैं, तो ये कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये एक दूसरे से डिस्टेंस पे हैं, फिर भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या रीजन दिया जाता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 2 स्टेप में लगता है। पहला स्टेप क्या है, ये जो पार्टिकल इसने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर दिया। कोई भी जो मास है वो दूसरे मास को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मास ने अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर रखा है। जैसे ही इस फील्ड में कोई दूसरा मास इंटर करता है, तो वो फील्ड इस पे फोर्स लगाता है। यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है? इस पार्टिकल का फील्ड। सेम वे में इसने भी अपने सराउंडिंग में फील्ड क्रिएट कर रखा है। उसके फील्ड की वजह से जब ये इसमें आएगा, तो ये फील्ड इस पे फोर्स लगाएगा ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इज 2 स्टेप प्रोसेस। पहला स्टेप क्या है? कोई भी मास जब हम कहीं रखते हैं, तो वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट कर देता है ना।
और स्टेप 2 क्या है, उस फील्ड में जब कोई एंटर करेगा कोई मास तो वो फोर्स फील करेगा। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये जो फील्ड है हम उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड को? ग्रेविटेशनल फील्ड को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, ये कोई भी हमने एक मास लिया तो इसके ये पूरे आसपास में यहां से लेके इन्फिनिटी तक हर तरफ जो रीजन है उस रीजन को ही हम लोग बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि इसने अपने आसपास पूरा यहां से लेके इन्फिनिटी तक एक फील्ड क्रिएट कर रखा है। जैसे ही उसमें कोई दूसरा मास इंटर करेगा तो हम बोलेंगे कि फील्ड ने उस पर फोर्स लगाया। ठीक है, बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? फील्ड क्या है? फील्ड इज ए रीजन अराउंड मास, जिसमें जब कोई दूसरा मास इंटर करता है तो वो फोर्स फील करता है। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। ना कोई भी आपसे पूछे फील्ड क्या है तो आप क्या बोलोगे कि कोई भी जो मास होगा उसके सराउंडिंग का पूरा जो रीजन होगा ना उसको ही हम लोग फील्ड बोलेंगे। हाँ, दोनों मास एक दूसरे पे लगा रहे हैं तो दोनों मास का फील्ड है। हाँ, जो मास के अराउंड में जो रीजन है उसी को फील्ड बोल रहे हैं, तो आप फील्ड को बोल से यार रीजन रीजन नहीं मतलब फील्ड फोर्स लगाता है ऐसे बोलो। फील्ड है कहाँ पे, वो पूरे सराउंडिंग के रीजन में है। फील्ड को देखो डिफाइन ऐसे ही करते हैं, फील्ड को हम डिफाइन ऐसे ही करते हैं कि कोई भी मास के आसपास का पूरा रीजन ही फील्ड है ना। लेकिन जब फोर्स लगाने की बात है तो फोर्स लगाना मतलब फील्ड फोर्स लगा रहा है, रीजन लगा रहा है ऐसा बोलना थोड़ा अजीब सा लगेगा। बोलने को बोल सकते हो। मास फोर्स लगाता है बट किसका यूज करके, फील्ड का यूज करके। जैसे अर्थ है, अर्थ हम पे फोर्स लगा रहा है, कोई चीज हवा में भी है तो अर्थ उस पे फोर्स लगा रहा है, बट कैसे लगा रहा है, अपना फील्ड क्रिएट कर रखा है उसने, वो फील्ड उस पे फोर्स लगा रहा है। मतलब एक मास दूसरे मास पे कैसे फोर्स लगाता है, अपने फील्ड के थ्रू लगाता है ना।
नोट करो जल्दी। डायरेक्ट दूर है ना, दूर डायरेक्ट कैसे इंटरेक्ट कर पाएगा? उसको कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जो वहां तक जाए और इंटरेक्ट करे। अब देखो, जैसे आपने कोई एक मास लिया, तो इस मास के आसपास हर जगह फील्ड है। अब उसमें जब आप कोई दूसरा मास ला के रखोगे, तो उस पर फोर्स लगाएगा फील्ड। तो आपको पता है कि अगर मैंने मान लो कुछ डिस्टेंस पे रखा तो कुछ फोर्स लगा। अगर मैं फोर्स पार्टिकल को दूर ले जाके रखूँ तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। और दूर ले जाके रखूँ तो और कम लगेगा। तो मतलब फील्ड जो है पार्टिकल पे फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग अलग है। डिपेंड कर रहा है आप कितनी दूर रख रहे हो या कितना पास रख रहे हो। मतलब जो फील्ड है, फील्ड हर जगह जो फोर्स लगा रहा है, तो फील्ड फील्ड में भी कुछ इंटेंसिटी है। जहां पे फील्ड की इंटेंसिटी ज्यादा है वहां पे वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है। जहां पे फील्ड की इंटेंसिटी कम है वहां पे हम बोलेंगे फील्ड कम फोर्स लगा रहा है। तो हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। जिसको हम ई या आई से दिखाते हैं ना, तो ई से दिखाता हूं मैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? इसको हम स्पेस में किसी भी पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हैं ना। डिफाइन कैसे करते हैं? मान लो इस पॉइंट पे मुझे डिफाइन करना है ना, मुझे इस पॉइंट पे डिफाइन करना है। सबको ये कर्सर दिख रहा है ना? इस पॉइंट पे मुझे डिफाइन करना है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एक हम मास लेके आएंगे और उस पॉइंट पे लाके रख देंगे। तो जब हम उस मास को उस पे लाके रखेंगे, तो अगर यहाँ पे कुछ फील्ड की इंटेंसिटी होगी तो इस पे कुछ फोर्स लगेगा ना। अगर यहाँ पे कोई और मास था तो उसकी वजह से अगर यहाँ कुछ फील्ड है तो वो क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। तो जब हमने इसको यहाँ पे लाके रखा, जब यहाँ लाके रख दिया, तो अब इस पे कुछ फोर्स लगा। फोर्स कोई डायरेक्शन में लगेगा डिपेंडिंग कि किधर को, बाकी यहाँ जो भी मास है जिसकी वजह से फील्ड है वो किधर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो भी इस पे फोर्स लगा डिवाइडेड बाई मास को हम बोलेंगे ये उस पॉइंट की इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है। मतलब आप बोल सकते हो किसी भी पॉइंट की फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, उस पॉइंट पर फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास को हम लोग बोलेंगे ना पर यूनिट मास। एम मास पे एफ लगा तो पर यूनिट मास कितना लगेगा? एफ बाई एम। और जिधर फोर्स का डायरेक्शन आएगा उधर को ही हम बोलेंगे फील्ड का डायरेक्शन है ना। तो फील्ड की इंटेंसिटी हमने कैसे डिफाइन कर रखी है? मान लो स्पेस में मुझे इस पॉइंट पे फील्ड डिफाइन करना है ना, इस पॉइंट पे। तो यहां पर जब हम यूनिट मास रखेंगे, यूनिट मास रखेंगे, तो उस पे जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को ही हम बोलेंगे वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी है। और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वो डायरेक्शन हम बोलेंगे उस पॉइंट पे इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नोट कर लो यहां तक।
कोई भी डायरेक्शन में आएगा ना, ये फोर्स इधर लग सकता है, इधर लग सकता है, कोई भी एक डायरेक्शन में आएगा, तो मैंने कोई एक डायरेक्शन में दिखाया है ना, कोई एक डायरेक्शन में जिधर कोई फोर्स आएगा उधर को बोलेंगे फोर्स अपॉन मास, मतलब उधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। वो रैंडम मैंने कोई एक डायरेक्शन दिखाया है। पहले ये नोट करो, लिखाता हूं। तो आप देखो, इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है वो मैं लिख रहा हूं यहां पर। सबसे पहला पॉइंट, ये ऐसे डिफाइन किया गया है ना, अगर मुझे यूनिट मास पे फोर्स चाहिए तो मैंने एम मास ला के रखा था ना, एम मास पे अगर एफ लगा तो यूनिट मास पे कितना लगेगा, एफ बाई एम। फील्ड चारों तरफ होती है, चारों तरफ मतलब जैसे इस पॉइंट पर है तो इस पॉइंट पर जो भी होगा वो कोई एक डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं होगा कि वो चारों तरफ होगा, कोई एक ही डायरेक्शन में होगा। तो जब मैं यहाँ मास ला के रखूंगा तो जिधर फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर को मास अट्रैक्ट होगा। तो सबसे पहला पॉइंट कि फील्ड की इंटेंसिटी मैं कहाँ पे निकाल सकता हूँ, तो फील्ड की इंटेंसिटी मैं किसी भी पॉइंट पर निकाल सकता हूँ, स्पेस में किसी भी पॉइंट पर। हो सकता है वहां आसपास कोई मास हो या फिर ना हो, अगर नहीं होगा तो वहां इंटेंसिटी जीरो आ जाएगी ना। अगर आप कहीं ऐसी जगह चले गए जहां कोई मास ही नहीं है तो वहां पे इंटेंसिटी निकालोगे तो कितनी आएगी, जीरो ना। तो निकालने को तो आप हर जगह निकाल सकते हो, अगर वहां पे नहीं होगी इंटेंसिटी तो जीरो हो जाएगी। तो हम लोग इसको ऐसे बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैन बी डिफाइंड फॉर एनी पॉइंट इन स्पेस ना, स्पेस में किसी भी पॉइंट के लिए हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब देखो, जैसे हमने बोला कि भाई इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बताओ, तो कई बार हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को केवल बोलते हैं कि इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड बताओ। फील्ड और इंटेंसिटी दोनों वर्ड यूज होते हैं ना, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। मैंने बोला भाई कि इस पॉइंट पे फील्ड बताओ, अब एक पॉइंट पे फील्ड बताने का क्या मतलब हुआ कि इंटेंसिटी बता सकते हो ना, फील्ड तो पूरे रीजन में होता है, लेकिन आपको बोला जाए इस पॉइंट पे फील्ड बताओ तो उस पॉइंट पे फील्ड मतलब क्या बताना, उस पॉइंट की फील्ड की इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को ग्रेविटेशनल फील्ड भी बोलते हैं। फिर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कैसे है, ये किसी भी पॉइंट पर फोर्स पर यूनिट मास की वैल्यू डिफाइन है ना। कोई भी गिवन पॉइंट पर इंटेंसिटी कैसे डिफाइन है, उस पॉइंट पर फोर्स पर यूनिट मास की वैल्यू को बोलेंगे वहां पे इंटेंसिटी है।
यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास। फोर्स अपॉन मास तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर केजी है, ऐसा ही यूनिट लिखा है ना। सीजीएस में करेंगे तो डाइन पर ग्राम हो जाएगा। आवाज आ रही है क्या, हेलो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। थोड़ा हाँ ना बोलते रहो भाई, तभी तो पता चलेगा कि बोल रहा हूं तो पहुंच रहा है। फिर देखो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब ग्रेविटेशनल जो फील्ड है ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर क्वांटिटी और इसका डायरेक्शन किधर होगा, जिधर फोर्स का डायरेक्शन होगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट एक यहाँ पे ये है कि अगर मुझे जैसे इस पॉइंट पे फील्ड निकालना था, तो मेरे को यूनिट मास पे फोर्स चाहिए था, तो यहाँ पे हम 1 kg का ही मास लेके आते और रख देते। कोई एम मास क्यों लेके आए, डायरेक्ट यूनिट मास लेके आ जाते तो भी हो जाता। तो उसका देखो ये रीजन है कि 1 kg का मास, मान लो यहाँ पे कोई कुछ मास थे जिनकी वजह से आपको यहाँ इंटेंसिटी निकालनी थी। अगर आप बड़ा मास लेके आओगे तो वो क्या करेगा, जो आसपास के मास है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो पास आने लग जाएंगे ना। अब पास आएंगे तो जो इंटेंसिटी आपको निकालनी थी वो चेंज हो जाएगी ना, क्योंकि आपको तो कुछ अलग पोजीशन पे निकालनी थी, लेकिन जब आपने रखा तो तब तक वो चेंज हो गई पोजीशन। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हम इसको रखें तो जो भी मास थे वो अपनी जगह पे ही रहें, वो चेंज ना करें पोजीशन। तो वो कब पॉसिबल है, जब ये जो मास ला के रख रहे हैं ये मास क्या होना चाहिए, टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए। अगर बहुत छोटा होगा तो उसके रखने से आसपास के मास के डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो जो यहाँ इंटेंसिटी मुझे चाहिए थी फिर वही मिलेगी ना। अगर बड़ा मास रख दूंगा तो वो सब अपनी अपनी जगह से खिसक जाएंगे, तो मुझे जो चाहिए वो मिल ही नहीं पाएगा फिर। समझ आ रहा है। तो इसलिए जो हम मास यूज करते हैं फील्ड इंटेंसिटी के लिए ना, वो हमेशा बहुत छोटा मास यूज करते हैं फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए, सो दैट कि सराउंडिंग के मास का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज ना करे। तो यहाँ पे ये पॉइंट नोट कर लेते हैं कि मास, और ध्यान रखो जो मास को आप यूज करोगे इंटेंसिटी निकालने में वो कभी भी फाइनल आंसर में नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, वो कट जाएगा ना। यहाँ पे बस इंटेंसिटी में कौन सा मास दिखेगा, जिसके वजह से आप निकाल रहोगे ना, वो वाले मास कट जाते हैं जिसको यूज करके निकाला है। सोनाली मचाने वाली थी लेकिन उसको रियलाइज हो गया। सोनाली समझाने की जरूरत तो नहीं है कुछ। तो दो जो मास यूज करेंगे, मास यूज्ड टू फाइंड E should be
अबे m अगर टेंडिंग टू जीरो होगा और ये भी टेंडिंग टू जीरो होगा, अगर मास छोटा होगा तो फोर्स भी छोटा होगा, लेकिन रेशियो छोटा नहीं होगा। 0/0 इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगा। मास यूज टू फाइंड ई शुड बी वेरी स्मॉल so that mass distribution of surrounding will not change. श्रेयस, धैर्य रख भाई, 0/0 सिखाया जाएगा। मैथ के लिए भी कुछ छोड़ दे, मुझे फिजिक्स पढ़ाने दे अभी। लिमिट करके एक मैथ में चैप्टर आएगा, वहां पे यही सब चीजें सिखाई जाएंगी। 3 और 4, 3 और 4 क्या ये बोल रहा है? इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट मास, ये बोल रहा है विश्वराज। देखिए, जैसे कोई भी पॉइंट पे इंटेंसिटी डिफाइन की गई है तो कैसे डिफाइन की गई है? उस पॉइंट पे जो भी फोर्स लग रहा है, किस पे लग रहा है? यूनिट मास जब लाके रखोगे, यूनिट मास मतलब 1 kg का मास लाके जब रखोगे, तो उस पे जो फोर्स लगेगा वही हम बोलेंगे उस पॉइंट की इंटेंसिटी है ना। मान ले मुझे स्पेस में यहाँ पे इस पॉइंट पे डिफाइन करना है, स्पेस में कोई भी एक पॉइंट ले लो, यहाँ ले लिया, तो वहां पे कितना मास लाके रखना है? ½ kg का लाके रख दूं? नहीं, डिफाइन कैसे करना है? 1 kg का लाके रखना है उस पॉइंट पर, और फिर उस पे जो फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी है ना। आपको ये फिक्स करना पड़ेगा ना कि कितना केजी का मास लाके रखना है, क्योंकि हर एक मास पे अलग अलग फोर्स लगता है। तो ये डिफाइन किया गया है। कितना डिफाइन किया गया है? यूनिट मास लाके रखना है। यूनिट मतलब एक ना, यूनिट 1 kg का मास लाके रखना है, तो उस पे जो भी फोर्स लगेगा वो उस पॉइंट की इंटेंसिटी है। हाँ, और जिस मास को ला के रख रहे हो, डिफाइन तो 1 kg लेके करना है, लेकिन वो 1 kg लाओगे तो दिक्कत आ जाएगी। रखना हमें फोर्स निकालना किस पे? 1 kg पे, लेकिन 1 kg लाने से दिक्कत आ जाएगी, तो हमें रखना कितना पड़ता है? बहुत छोटा मास। फिर हम क्या करते हैं, एम मास पे एफ लग रहा है तो यूनिट पे कितना लगेगा? F/m, ऐसे करके निकाल लेते हैं। समझ रहे हो ना? दिक्कतें बहुत है जिंदगी में, तो उसके फिर अलग सोल्यूशन निकालने पड़ते हैं। चाहिए फोर्स यूनिट मास पे, लेकिन यूनिट मास रख नहीं सकते। समझ आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? ये नोट हो गया? अबे, जिंदगी की दिक्कतें समझा रहा हूँ सिद्धेश चवन, कि चाहिए 1 kg पे फोर्स, लेकिन 1 kg रख नहीं सकते हैं। रखना छोटा पड़ेगा मास, ताकि सराउंडिंग की चीजें चेंज ना हो। अब थोड़ा सा अभी मैं और आगे सिखाने दे, एग्जाम्पल वगैरह लूंगा तो समझ आएगा। और भावेश देखो, अपन डेली लाइफ के हिसाब से सोचते हैं ना। अगर आप फ्री स्पेस में चले जाओ, कुछ भी नहीं है, और वहां दो 1 kg के मास आएंगे, तो फिर वो एक दूसरे की वजह से अट्रैक्ट होके पास आने लगेंगे। एकदम फ्री स्पेस में चले जाओ, कुछ भी नहीं है, अपन डेली लाइफ के हिसाब से सोचते हैं, वहां तो 1 kg का कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अपन ये जो सब डिफाइन कर रहे हैं एकदम आइडियल लेके, कुछ भी नहीं है सराउंडिंग में, बस एक मास रखा है, दूसरा मास लाके रख रहे हैं, तो कैसे इंटेंसिटी निकालें?
क्या बात है, प्रथम तो बड़ी बड़ी बातें करने लग गया। अबे चवन, क्या क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो वैक्यूम में तुम? ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता ना, हर जगह तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो। ठीक है श्रेयस, नेक्स्ट क्लास में नाम बताओ, हम लोग भी एक्सपीरियंस करते हैं। चलूँ नेक्स्ट पेज पे? अबे प्रथम, तुम्हारे यही सब हरकतें चलती रहेंगी। बहुत गेम खेलते हो तुम। वीजीएम सर लाके रखे हुए हैं, उनको भी बहुत गेम पसंद है। ये कौन कौन सा 4-3 लाके रखे हुए हैं, वो भी खेलते रहते हैं ये सब। मैं नहीं, वीजीएम सर हैं ये सब गेमिंग वाले। कल्पेश, ये जो भी सुना है तुमने ये सब गलत सुना है। गाना गाने के लिए तो ऐसा टैलेंट तो वीजीएम सर के पास ही है यार। कोई भी पुराने बच्चे से भी पूछ सकते हो, क्लास में वो कई बार गाना सुनाए हुए हैं। तो मेरे से तो ऐसी उम्मीद करना ही नहीं, मैं तो दूर दूर तक कोई टैलेंट है ही नहीं है मेरे अंदर। हाँ, यही टैलेंट है रजत, वेरी गुड। चलो कुछ तो तूने टैलेंट पकड़ लिया मेरा। क्या बात है। देखो भाई, ये श्रेयस कोई ऐप का नाम बता रहा है, देख लेना क्या है ये, क्या बताना चाह रहा है। यूनिवर्स सैंड बॉक्स। ये फील्ड विल्ड क्या विजुलाइज कराएगा कुछ लग रहा है। श्रेयस का प्रैक्टिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है, सब कुछ प्रैक्टिकल करके ही समझता है। अच्छा है। तो फिर देखो, एक पॉइंट और लिख लेते हैं। ये और भी तो कुछ तो एक बार विजुलाइज करा रहा था, क्या तो बोल रहा था, मैं भूल गया। एक बार और कुछ भी ऐसी बातें कर रहा था ये एक बार।
हाँ, कुछ तो स्प्रिंग स्प्रिंग का ही किया था बात। अबे याद तो तुम लोगों को भी नहीं है भाई कुछ भी। तुम लोग भी भूल गए हो। लास्ट टाइम वाला भी चेक करने को रह गया, वो मैंने कराया था कि नहीं, रोटेशन वाला। जी डैश इफेक्ट ऑफ रोटेशन, ये पहले नहीं कराया था, पक्का देखा तुम लोगों ने। फॉर्मूला तो बताया ही होगा यार, कुछ तो आया था ऐसा। ठीक है, तो मानना ही पड़ेगा कि बादाम मुझे ही खाना पड़ेगा। ठीक है। चलो बच्चों, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट देखो पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने का फायदा क्या है। हाँ, च्यवनप्राश तो खाना ही पड़ेगा भाई। तो फील्ड इंटेंसिटी देखो डिफाइन करने का फायदा क्या है। जैसे मान लो मुझे स्पेस में पता है कि इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू ई है। तो अब मुझे फायदा क्या होगा, जब मैं कोई भी मास ला के रखूंगा, यहाँ पे मैंने कोई दूसरा पॉइंट मास ला के रखा, तो उस पे रखते ही मुझे पता चल जाएगा फोर्स कितना लगना है। फिर मुझे ये नहीं सोचना है कि आसपास कौन से मास हैं। अबे चवन, अभी पढ़ाई पे फोकस कर लो भाई। तो अगर मुझे किसी पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी पता है ना, मान लो इस पॉइंट पे इंटेंसिटी कुछ ई है और वो इस डायरेक्शन में है ना, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है और ई है। अब अगर मैं कोई एम मास ला के रखता हूँ, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा कि जब मैं इसको ला के यहाँ रखूंगा तो उस पर किधर फोर्स लगेगा और कितना लगेगा। ई मतलब क्या है, यूनिट मास पे इतना लगेगा, तो एम मास पे कितना लगेगा, एम इंटू ई। ना हम इसके डेफिनेशन से भी जा सकते हैं, ई इक्वल टू होता है एफ बाई एम। तो एम मास पे फोर्स कितना लग जाएगा, एफ इक्वल टू एम इंटू ई। तो हमारा काम आसान हो जाएगा, अगर हमें इंटेंसिटी पता है हर किसी पॉइंट की, तो हम वहां पे एम इंटू ई करके फोर्स निकाल सकते हैं। और जिधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स लगेगा। मतलब अगर यहाँ पे इधर इंटेंसिटी है, तो जैसे ही मैं मास यहाँ रखूंगा वो इधर को फोर्स फील करेगा। समझ आ रहे हैं। इंटेंसिटी से हमें फायदा क्या होता है कि हम तुरंत फोर्स निकाल सकते हैं। ना फॉर्मूला याद रखना है, एम इंटू ई हमें फोर्स देगा। हाँ, सेम डायरेक्शन में जिधर हमारा इंटेंसिटी होगा उधर कोई फोर्स लगेगा। जैसे मान लो कि इस पॉइंट पर अर्थ के फील्ड की वजह से देखें, अर्थ की वजह से फील्ड की इंटेंसिटी नीचे है, तो जैसे मैं कुछ भी रखूंगा वो नीचे गिर जाएगा। तो आप कुछ रख के ऐसा देखो, ऐसे यहाँ रखोगे तो आप देखोगे नीचे गिर जाएगा। तो इसका क्या मतलब है, फील्ड की इंटेंसिटी का डायरेक्शन नीचे को है। अपना मोबाइल एक बार रखो और छोड़ो, देखो क्या होता है, किधर जाता है। चवन तू कर मत देना भाई ऐसे। ना तो हम क्या बोलेंगे कि अर्थ के जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो नीचे को है। ठीक है, नोट हो गया।
अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये जो फील्ड होता है, नहीं भाई मेरे भरोसे पे ट्राई ना करो, प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वाली सारी चीजें श्रेयस कुलकर्णी के भरोसे पे करना है। प्रैक्टिकल का सारा काम श्रेयस कुलकर्णी प्रैक्टिकल बाबा के नाम पे करना है। कुछ भी हुआ तो श्रेयस को ही मिलके पीटना, श्रेयस ही प्रैक्टिकल करने के लिए मोटिवेट करता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे एक मास ला के रखा, तो मास ला के रखते ही यहाँ पे हर पॉइंट पे कुछ कुछ फील्ड आ जाएगा। मान लो जैसे मैं इस पॉइंट पे देख रहा हूँ, ये यहाँ से डी डिस्टेंस पर है, नहीं ये यहाँ से डी डिस्टेंस पर है। तो जब मैंने मास यहाँ नहीं रखा था तो यहाँ फील्ड कितना था, 0। फिर जब मैं मास ला के यहाँ रख दूंगा तो फील्ड आ जाएगा अब यहाँ पर, नहीं इसके वजह से यहाँ कुछ फील्ड आ जाएगा अब। तो फील्ड को आने में टाइम कितना लगेगा, जैसे ही मैं रखूंगा तो रखते ही इस मास को रखते ही उससे डी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पर कितनी देर में फील्ड आ जाएगा। तो ये जो फील्ड होता है, ये फील्ड स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, स्पीड ऑफ लाइट से। तो जैसे ही मैं इसको रखूंगा तो सी, सी मान लो स्पीड ऑफ लाइट है, तो सी स्पीड से फील्ड आना स्टार्ट होगा, तो डी डिस्टेंस तक आते आते टाइम कितना लग जाएगा, डी बाई सी। ठीक है, समझ रहे हो। तो आप ये नोट कर सकते हो कि फील्ड ट्रेवल्स विथ स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर पहले नहीं था और बाद में आ रहा है तो डी बाई सी टाइम में वहां पहुंच जाएगा। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। सरायु रीजन अगर पता होता तो अपन पहले ही नहीं डिस्कस करते, M1 M2 के बीच में फोर्स कैसे लग रहा है। ग्रेविटॉन पार्टिकल का कुछ कॉन्सेप्ट ऐसा सोचा गया है बट अभी तक प्रूफ नहीं मिला है, तो अभी रीजन पे ना जाओ, बस ऐसे आपको एक्सपेरिमेंटली याद रखना है वो ना। तो आप ये ध्यान रखोगे कि अबे जेई के चैप्टर में इसलिए है क्योंकि एक्सपेरिमेंटली पता तो कर लिया है, फोर्स पता होगा तभी तो सैटेलाइट बनाओगे, तरह तरह के चीजें बनाओगे, भेजोगे स्पेस में। नहीं, उनको लगा कि बच्चे समझदार हैं, एक्सपेरिमेंटल लॉ है तो एक्सेप्ट कर लेंगे।
प्रैक्टिकल बाबा की जय। सब लोग प्रैक्टिकल कर लेना भाई अच्छे से, फिर बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा। थैंक यू श्रेयस। नोट करो जल्दी। अच्छा, मेरा कैम बंद हो गया, 1 मिनट। यार लाइट चली गई थी इसलिए दिक्कत आई। लाइट गई हुई है। आवाज सही आ रही है? यार गांव में रहता हूँ, गांव में थोड़ी दिक्कतें रहती हैं लाइट की, कल पेश। लाइट का आना जाना इधर लगा ही रहता है। मतलब नासिक के भी जो गांव वाला एरिया है, थोड़ा नासिक का ये आउटर एरिया है ना। वेस्ट मिडो करके गांव का नाम है ये। नाम ही मॉडर्न है, बाकी है गांव ये। अच्छा, और भी लोग हैं मेरे साथ गांव में रहने वाले। आर्यन भी रहता है मेरे पास ही। यार आज ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई, तुम लोग बकवास की बातें ही करवाते रह गए। मेरा भी फालतू की बातों में मन बहुत लगने लग गया है। अब होमवर्क दे देता हूँ, कुछ देखूँ कुछ दे पाऊंगा आज। ऑफलाइन क्लास अपनी 1 फेब से ही होगी ना? 1 फेब का दिमाग में रखो, KVPY एग्जाम के बाद से। होमवर्क तो नहीं कुछ हो पाएगा आज, तो आज तो चिल है लाइफ। ये इंटेंसिटी के लिए एक छोटा सा 2 मिनट का एग्जाम्पल समझा दूं, बस फिर छोड़ देता हूँ। नहीं समझोगे? ठीक है फिर, करो मजे फिर। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज करता हूँ। कल मिलते हैं अब।
बाय बाय।